Hello dear all, welcome to Signing Success in English. Today we are going to study the chapter Lost Spring. In part 1 we studied the story of Sahib Alam, and today we are going to study the story of Mukesh. Mukesh, a bangle seller. In part 1, in the story of Sahib Alam was a rag picker. He did not go to school. He was totally dependent on rag picking. That's why his condition was very pathetic. And today we are going to analyze the story of Mukesh. So let's start the chapter. I want to drive a car. मैं एक कार चलाना चाहता हूँ. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश खुद के मालिक बनने पे ज्यादा जोर देता है. आई विल बी ए मोटर मैकेनिक. मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा. ही अनाउंस, वो कहता है. अनीश जंग से वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क्ड. अनीश जंग कहती हैं, मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ मालूम है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. और वो एकदम अनीश जंग की आंखों में देखते हुए कहता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. मैं एक कार चलाना सीखूंगा. His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad. His dreams, उसका ये सपना, ड्रीम ऑफ ड्राइविंग अ कार, कार चलाने का सपना, लूम्स मीन्स अनक्लियर, वो उतना ही धुंधला है, लाइक अ मिराज अमिस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जितना कि फिरोजाबाद की गलियों में, धूल भरी गलियों में उठता हुआ मिराज. मिराज क्या होता है? एक ऐसा इल्यूजन टाइप का बनता है स्ट्रीट्स के ऊपर डस्ट का, जो रियल नहीं होता है. तो उतना ही अनक्लियर है उसका ड्रीम, उतना ही इम्पॉसिबल है. फिरोजाबाद विच इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. फिरोजाबाद जो कि अपनी चूड़ियों के लिए बहुत फेमस सिटी है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार, हर दूसरी फैमिली क्या है? इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स. बैंगल्स बनाने में, चूड़ियां बनाने में इंगेज है, लगा हुआ है. इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, where families have spent generations working around for welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. क्या कह रही है लाइन? इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ये इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, शीशे के काम करने वाला इंडस्ट्री है. ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है. शीशे के काम की जितनी भी इंडस्ट्री है उनका सेंटर है फिरोजाबाद में, जहां फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहां परिवार कई जनरेशंस, कई पीढ़ियां गुजार देता है. कैसे? वर्किंग अराउंड फर्नेस. ना जाने कितने परिवार, कितनी परिवारों ने वहां जनरेशन बाई जनरेशन काम किया और अपनी जिंदगी गुजार दी. वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के पास काम करते हुए. फर्नेसेस मीन्स भट्टी, जिसमें कांच को पिघलाया जाता है. वेल्डिंग ग्लासेस, कांच को जोड़ने में, भट्टियों के पास काम करने में. मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स. और जो लैंड है, जमीन, जहां जहां भी धरती पर चूड़ियां पहनी जाती हैं, सब लोगों के लिए, सारी औरतों के लिए, वीमेन, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए जो चूड़ी सप्लाई करने का काम करता है, वो यही सिटी करता है, फिरोजा. मुकेश फादर इज अमंग दैम. मुकेश के पिता भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी कई जनरेशन वहां गुजारी. नन ऑफ देम नो that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. बहुत ही लंबा सेंटेंस. मुकेश का परिवार भी ऐसे ही लोगों में से एक है जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी कई जनरेशन इन्हीं बैंगल फैक्ट्रीज में काम करते हुए गुजार दी. नन ऑफ देम नो, उन परिवारों में से कोई भी परिवार ये नहीं जानता दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, लाइक कि ये बच्चों के लिए, मुकेश जैसे बच्चों के लिए इलीगल है टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर. ऐसी ग्लास फर्नेसेस में, ऐसे कांच पिघलाने वाली भट्टियों में बच्चों का काम करना वहां इलीगल है, जहां विद हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है. इन डिंजी सेल्स, जहां डिंजी, ब्लैक एंड डर्टी, काली और गंदी सेल्स, कोठरियां होती हैं. विदाउट एयर, जिनमें हवा तक नहीं घुस पाती. एंड द लाइट, और ना ही उनके अंदर उजाला यानी प्रकाश बाहर से उनके अंदर जा पाता है. दैट द लॉ, इफ और अगर कानून एनफोर्स भी किया जाए, लागू भी किया जाए, could get him all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their bed. अगर कानून
को आज लागू किया जाए, इन बच्चों को कानूनी तौर पर वहां से बाहर निकाला जाए, तो अराउंड 20,000 चिल्ड्रन, 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो इन हॉट फर्नेसेस से बाहर निकलेंगे, वो बाहर आएंगे, पब्लिक के सामने आएंगे। वेयर दे स्लॉग, किस जगह से बाहर आएंगे, किन हॉट फर्नेसेस से? वेयर दे स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स, जहां वे स्लॉग करते हैं, स्लॉग मतलब वर्क हार्ड, जहां वे हार्ड वर्क करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, देयर डेलाइट आवर्स, अपने दिन भर के घंटों में उनका पूरा दिन उन्हीं हॉट फर्नेसेस के बीच गुजरता है। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और अक्सर इन्हीं में काम करते करते वो अपनी आईसाइट को लॉस कर देते हैं, गंवा देते हैं, खो देते हैं। मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home. जब अनीस जंग और मुकेश के बीच ये बात होती है कि अनीस जंग उसका घर देखना चाहती हैं, तो मुकेश की आंखों में एक बीम, एक चमक आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है। एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, क्योंकि वो वॉलंटियर्स अपनी इच्छा से अनीस जंग को अपने घर ले जाना चाहता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट, जिसके लिए वो क्या कहता है? प्राउडली, गर्व के साथ कहता है कि ये दोबारा बना हुआ है, ये फिर से बना हुआ है, नया बना हुआ है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन, हम नीचे गुजरे, कहाँ गए? स्टिंकिंग लेन, स्टिंकिंग मीन्स स्मेली, बदबूदार गलियों में से, चोक्ड विद गार्बेज, जो कि कचरे से भरी हुई, चोक हो रखी थी, ऐसी गलियां जिनमें गंदगी ही गंदगी थी, कचरा भरा हुआ था, ऐसी गली से गुजरे। पास्ट होम्स, और घरों को पार करते हुए, दैट रिमेन हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, ऐसे घरों को, ऐसी हट्स को उन्होंने पार किया। हॉवल्स मीन्स हट्स, ऐसी हट को पार किया जो कि क्रम्बलिंग, बिल्कुल एकदम ब्रोकन, टूटी फूटी हट्स थी, जर्जर हट्स थी, जिनकी दीवारें एकदम जर्जर हो चुकी थी, एकदम ब्रोकन हो चुकी थी, टूट चुकी थी। वॉबली डोर्स, उनके दरवाजे लड़खड़ा रहे थे, शेकिंग, हिल रहे थे, लड़खड़ा रहे थे। नो विंडोज, ऐसी हट्स में, ऐसी झोपड़ियों के अंदर कोई खिड़कियां नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिली, इनमें फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल कोएग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेवल स्टेज, कितनी पैथेटिक कंडीशन। कोई विंडोज नहीं है, क्राउडेड, इनमें भीड़ है, किसकी? फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, जिसमें आदमियों के परिवार और एनिमल्स, जानवरों के परिवार, कोएग्जिस्टिंग, साथ साथ रहते हैं, इन अ प्राइमेवल स्टेज, एकदम पुराने जैसे। प्राइमेवल मीन्स होता है पुराना, जैसे बहुत पहले के लोग एक ही घर में वही जानवर रह रहे हैं, उसी में खुद भी रह रहे हैं, और बहुत बुरी कंडीशन में रहते थे, बहुत गरीबी के हालत में रहते थे। आज भी फिरोजाबाद की इन्हीं गलियों में मुकेश की फैमिली और बाकी बेंगलुरुस की फैमिली ऐसे ही कंडीशन। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो ऐसे ही एक घर के बाहर, एक घर के दरवाजे पर रुक जाता है। बैंक्स ए वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, वो अपने पैर से बैंक्स, धक्का देता है, एक ऐसे ही वॉबली आयरन डोर, लोहे के लड़खड़ाते हुए, टूटे हुए गेट को अपने पैर से धक्का देकर के खोलता है। एंड पुशेस इट ओपन, और धक्का देके से खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सैक, सैक मीन्स हट, हम एक आधी बनी हुई झोपड़ी के अंदर घुसते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में, थैच्ड विद डेड ग्रास, थैच मीन्स होता है छप्पर छाना, जिसका छप्पर ऊपर से, यानी जिसकी छत किससे कवर की गई थी? डेड ग्रास, सूखे घास से, जो पुआल होता है उससे। डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, और साथ ही उस झोपड़ी के अंदर, उस अधबनी सी हट के अंदर, एक फायरवुड स्टोव, लकड़ी से जलने वाला एक चूल्हा था, जिसके ऊपर सिट्स अ लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था, ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, जिसमें सिजलिंग हॉट गर्म पालक की पत्तियां बॉयल हो रही थी। स्पिनच, पालक। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एक बड़े से एल्यूमिनियम के जो थाल होता है, बड़ा सा थाल या थाली, बड़ी सी थाली पर, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और भी चॉप्ड यानी काटी हुई वेजिटेबल्स, सब्जियां रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमन, फ्रेल मीन्स वीक, एक कमजोर जवान औरत, इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, वो पूरे परिवार के लिए शाम का खाना, इवनिंग मील, शाम का खाना बना रही थी। परहैप्स इट इज अ डिनर, शायद डिनर बना रही थी। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, आंखों में क्या भरा हुआ था? फिल्ड विद स्मोक, धुएं से, क्योंकि लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही थी, तो उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था, फिर भी वो स्माइल करती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर,
वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी यानी मुकेश की भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो उम्र में ज्यादा उम्र की नहीं है, ज्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज बेगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, शी हैज बेगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, वो उस घर में बहू बन के आई है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, क्योंकि वो इस घर की डॉटर इन लॉ है और उसने बहू का सम्मान उस घर में पाया है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और उसकी जिम्मेदारी पर इंचार्ज, उसकी जिम्मेदारी 3 आदमियों को संभालने की है। वो किन लोगों का ख्याल रखती है? 3 का। हर हस्बैंड, अपने पति का, मुकेश एंड देयर फादर, और उनके पिता का। अपने पति का, मुकेश का और इनके पिता का ख्याल रखती है। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब घर के बड़े लोग, बूढ़े लोग घर के अंदर आते हैं, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो टूटी हुई दीवार के पीछे छिप जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना वेल, वेल मीन्स घूंघट, अपना घूंघट अपने चेहरे के ऊपर कर लेती है, यानी अपने चेहरे को अपने घूंघट के पीछे छुपा ले। एज कस्टम डिमांड्स, एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि परंपरा है यानी चलन है किस चीज का? डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, घर के बड़े मेल पुरुषों के सामने, घर के बड़े आदमी या बड़े पुरुषों के सामने घर की औरतों को घूंघट करने का चलन है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवराइज्ड बैंगल मेकर, इन दिस केस, लेकिन यहाँ जो एल्डर पर्सन है वो कौन है? इम्पोवराइज्ड, इम्पोवराइज्ड मीन्स पुअर, गरीब, ये गरीब बैंगल मेकर। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कई वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद, फर्स्ट एज अ टेलर देन एज अ बैंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट हाउस, इस घर का जो मालिक है उसने कई साल मेहनत की। पहले एज ए टेलर, एक टेलर के रूप में काम किया, और उसके बाद एक बैंगल मेकर के फॉर्म में उसने वर्क किया। इसके बाद भी he has failed to renovate a house, वो अपने घर को रिनोवेट नहीं कर पाया। रिनोवेट मीन्स होता है सही कर लेना, ठीक कर लेना, उसको दोबारा से बना लेना। वो अभी भी अपने घर को ठीक नहीं कर पाया। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि कितनी पैथेटिक कंडीशन है, कितनी एक्सट्रीम पॉवर्टी यहाँ पर इस फैमिली की है कि इतने साल काम करने के बाद, जहां घर के मालिक की डॉटर इन लॉ यानी बहू घर में आ चुकी है, बेटे की शादी हो चुकी है, उसके बाद भी अभी घर तैयार नहीं। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, क्योंकि ये इसीलिए घर नहीं बना पाया अपने 2 बेटों को, ना तो ये घर बना पाया, हाँ, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school, ना तो ये घर बना पाया और ना ही अपने बेटों को स्कूल भेज पाया। All he has managed to do is teach them what he knows, उसने बस जो किया अपने जीवन में वो ये कि ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज, वो जो भी कर पाया क्या? टीच देम, वो उन्हें सिखा पाया। टीच मतलब पढ़ाना नहीं है, यहाँ पर सिखाना है। वो उन्हें केवल सिखा पाया क्या? व्हाट ही नोज, जो वो जानता है। घर का मालिक मुकेश के पिता जो भी जानते हैं, बस वही वो अपने दोनों बेटों को, मुकेश के बड़े भाई को और मुकेश को सिखा पाए। क्या? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला, चूड़ियां बनाने की कला वो अपने दोनों बेटों को सिखा पाए, ना तो स्कूल भेज पाए और ना ही घर तैयार। आई होप यहाँ तक का एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, ये तो उसका कर्म है, उसका भाग्य है। डेस्टिनी मीन्स भाग्य, उसकी किस्मत में उसका भाग्य कि वो अभी तक कुछ नहीं कर पाया। कौन कहता है? सेज मुकेश's ग्रैंडमदर, मुकेश की दादी कहती है कि ये उसका भाग्य है जो भी उसके जीवन में चल रहा है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bank, मुकेश की ये दादी जिसने क्या देखा है? Who has watched, जिसने देखा है her own husband, अपने पति को यानी मुकेश के दादाजी को, go blind, अंधा होते हुए, with the dust from the polishing the glass of bangles, चूड़ियों को पॉलिश करने वाले, चूड़ियों के कांच को पॉलिश करने वाली करते टाइम जो डस्ट उड़ती है, उस डस्ट से की वजह से, उस डस्ट के आंखों में जाने की वजह से मुकेश के दादाजी अंधे हो गए। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज ओवर बी ब्रोकन, क्या गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान के द्वारा दी गई जो लाइनेज है वो कभी खत्म हो सकती है? लाइनेज से मतलब यहाँ क्या है कि जनरेशन बाई जनरेशन प्रोफेशन का ट्रांसफर होना। मुकेश के दादाजी वो भी बैंगल मेकिंग में इंगेज थे, उसके बाद मुकेश के फादर, he is also doing the same work, and now Mukesh and his brother, or we can say here the full family
जनरेशन बाई जनरेशन इज engaged in बैंगल मेकिंग। इसीलिए कहा गया है कि वो कहती है कि भगवान के द्वारा बनाया गया जो ये लाइनेज है, क्या ये कभी खत्म हो सकता है? शी इम्प्लाइज, वो कहती है, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स। उसका मानना है कि बैंगल मेकर्स की कास्ट में जन्म लेने पर दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने एक ऐसी कास्ट में जन्म लिया है कि उन्होंने कुछ नहीं देख पाए। वो केवल क्या देख पाए? बैंगल्स, चूड़ी। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज, उन्होंने बस चूड़ियां ही देखी। इन द हाउस, अपने घर में, इन द यार्ड, अपने आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, दूसरे घरों में, एवरी अदर यार्ड, दूसरे आंगनों में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में बस उन्हें चूड़ियां ही चूड़ियां आज तक दिखाई दी। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, बस चूड़ियों के स्पाइरल्स, स्पाइरल्स मीन्स होता है झालर टाइप, बस चूड़ियों के छल्ले के छल्ले। कैसे? सनी गोल्ड, बिल्कुल सूरज की धूप की तरह चमचमाते हुए, बिल्कुल सोने की तरह। पैडी ग्रीन, ये कलर हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर। सनी गोल्ड, सूरज की चमक की तरह बिल्कुल सुनहरा कलर, गोल्ड मतलब यहाँ सुनहरा कलर, सूरज की चमक का सुनहरा कलर। पैडी ग्रीन, बिल्कुल धान के हरेपन जैसा होता है ना, धान का जो ग्रीननेस होती है धान में, पैडी में, बस उसका ग्रीन कलर। रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। यहां तक कह सकते हैं कि इंद्रधनुष के जितने भी 7 कलर्स हैं, उन 7 कलर से जितने भी कलर्स निकल सकते हैं, बोर्न आउट हो सकते हैं, वो सारे के सारे कलर्स की चूड़ियां यहाँ बनती हैं। लाई इन माउंट्स, वो उनका यहाँ ढेर, माउंट्स मीन्स ढेर, उनका यहाँ ढेर लगा रहता है। इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, अनकेम्प्ड मीन्स अनटाइडी, यहाँ के थोड़ा सा हम कहें बदसूरत या गंदे, जो साफ सुथरे नहीं हैं, ऐसे आंगनों में आप इस तरह की रंग बिरंगी चूड़ियों के ढेर लगे हुए देख सकते हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडकार्स, ये केवल यार्ड्स यानी आंगन में ही नहीं है, ये रखे होते हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडकार्स, 4 पहिए की खींची जाने वाली, हाथ से खींची जाने वाली गाड़ी, यानी जिसको हम ठेली कहते हैं, उस ठेली के ऊपर ये देखने को मिल जाएंगे आपको। पुश्ड बाय यंग मैन, इस ठेली को कौन खींचता है, कौन धकेलता है? यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन, इन्हीं, शेंटी मीन्स कॉटेज की बनी, इन्हीं कुटिया या हर्ट्स, हर्ट्स का जो टाउन है जहाँ ये मुकेश की फैमिली और बाकी बैंगल मेकर्स रहते हैं, वहां की बिल्कुल नैरो लेन्स, सकरी गलियों में आप चूड़ियों के ढेर को ठेली के ऊपर रख करके धकेलते हुए लोगों को देख सकते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और इन अंधेरी कोठरियों के अंदर, नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, दूसरी गली में डार्क हटमेंट्स, अंधेरी कोठरी के अंदर लाइंस ऑफ फ्लेम्स, वहां आपको कतारें मिल जाएंगी फ्लेम्स की, आग की ज्वाला की, ऑफ फ्लिकरिंग, जो कि फ्लिकर करती है, फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, भगभगाती हुई, लपलपाती हुई ऑयल लैम्प्स, तेल से जलने वाली जो लैम्प, वो लैम्प के उजाले में सिट्स बॉयज, लड़के बैठते हैं, एंड गर्ल्स, और लड़कियां बैठती हैं, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने मम्मी और पापा के साथ क्या करते हैं? वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, वो रंगीन कांच के टुकड़ों को सर्कल्स में चिपका करके चूड़ियां तैयार करते हैं, उनको बिल्कुल गोल चूड़ी का शेप देते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउट, ये काम करते हुए लड़के लड़कियां इतने ज्यादा परफेक्ट हो गए हैं कि उनकी आंखें बाहर के उजाले में उतनी एडजस्टेड नहीं है जितनी की अंधेरे में। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर के उजाले से ज्यादा बेहतर वर्क, ज्यादा बेटर वर्क वो इन अंधेरी कोठरियों के अंदर कर पाते। दैट इज वाई, इसीलिए दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, और इसीलिए इनकी आंखों पर इतना लोड पड़ता है कि ये एडल्ट होने से पहले, बड़े होने से पहले ही अपनी आईसाइट को खो दे, अक्सर अपनी आईसाइट को खो दे। मीन्स यहाँ एक केस नहीं है, ना जाने ऐसे कितने यंग बॉयज एंड गर्ल्स ने अपनी आईसाइट को एंड अप। अनदर स्टोरी, सविता, अ यंग गर्ल, सविता एक जवान लड़की, इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, जो कि ड्रेप मीन्स फुल, फुल पिंक ड्रेस में है, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन, वो एक बूढ़ी औरत के बगल पर बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, ये चिपका रही है, सोल्डर कर रही है पीसेज ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को,
एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोन्स ऑफ अ मशीन, उसके हाथ इतने ज्यादा एडजस्टेड हैं, इतने परफेक्ट हैं कि वो ऐसे चलते हैं, ऐसे मूव करते हैं बिल्कुल तरीके से। मैकेनिकली मीन्स होता है एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर पैटर्न में, बिल्कुल मशीन की तरह चलते हैं। लाइक अ टोन्स ऑफ अ मशीन, जैसे कि मशीन के दो हिस्से, दो टोन्स हों जो कि फटाफट जोड़ उठा उठा के बिल्कुल एकदम सही तरीके से, एकदम परफेक्टली सोल्डर करते हैं पीसेस ऑफ ग्लास। आई वॉन्डर, ये देख करके अनीस जंग को बड़ा अचंभा होता है। वो कहती है आई वॉन्डर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। बड़ा अचंभा है मुझे इस बात का कि शायद ही उस लड़की को ये पता हो, इफ शी नोज शायद ही उसे पता हो द सैंक्टिटी, पवित्रता, ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, जिस चूड़ी को बनाने में वो मदद कर रही है, जिस चूड़ियों को तैयार करने में वो हेल्प कर रही है, शायद ही उस लड़की को पता हो इस बात का कि आखिर चूड़ियों की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी पवित्रता क्या है, उसका रोल क्या है एक वुमन की लाइफ। इट सिंबलाइजेस, फिर वो यहाँ कहती है कि क्या इंपॉर्टेंस है, इसको भी हाईलाइट करती है अनिश जंग। इट सिंबलाइजेस, ये प्रतीक है, ये निशानी है किस चीज की, एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ये भारतीय महिलाओं के सुहाग की निशानी है। ऑस्पिशियस, पवित्रता इसमें होती है इन मैरिज, जब शादी के शुभ अवसर पर, ऑस्पिशियसनेस शुभ अवसर पर, जब शादी के का शुभ अवसर आता है तो ये एक महिला के सुहाग को शो करती है, उसको डिनोट कर। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर head is draped with a red veil, her hands dyed with red with henna, and red bangles rolled onto her wrist। क्या कह रही है अनिश जैन? It will dawn on her, उसका भी एक दिन आएगा, dawn सुबह, उसकी उसे भी एक ऐसी सुबह देखना पड़ेगा जब क्या होगा, वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड, उसका सर कवर, ड्रेप मीन्स कवर कर दिया जाएगा, उसका सर कवर होगा किससे, रेड वेल, लाल कलर के घूंघट से। यानी वो एक ब्राइड वाली ड्रेस जब पहनेगी, दुल्हन वाली ड्रेस पहनेगी, उसके सर पर घूंघट होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, मेहंदी से उसके हाथ लाल होंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और जब लाल चूड़ियां उसकी कलाइयों में रोल करेंगी, उसकी कलाइयों में उतारी जाएंगी, पहनाई जाएंगी, शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब जाकर के फिर वो एक कंप्लीट दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर who became one many years ago, बिल्कुल उस बूढ़ी औरत की तरह जो कि बहुत साल पहले दुल्हन बनी, बिल्कुल उसकी तरह ये लड़की आज तो नहीं जानती कि इसकी ऑस्पिशियसनेस क्या है, इसकी सैंक्टिटी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है चूड़ी की, लेकिन एक दिन उसे समझ में आएगा जब उसकी शादी हो। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके हाथ में अभी भी चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आईज। ओह कितना बड़ा कंट्रास्ट। सी स्टिल हैज बैंगल्स, उसके हाथ में चूड़ियां हैं, इतनी खूबसूरत चूड़ियां, कलरफुल चूड़ियां, बट नो लाइट इन हर आई, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं है, उसकी आंखों में आज उजाला नहीं है, वो नहीं देख सकती कि आखिर ये चूड़ियां कितनी खूबसूरत हैं, कितनी ब्यूटीफुल हैं, कितनी कलरफुल। समझ सकते हैं कि जो इतनी खूबसूरत चूड़ियां बना रहा है, जो उन्हें रंग बिरंगे कलर दे रहा है, वो अपने हार्डवर्क से अपनी आईसाइट को लॉस कर लेता है। दूसरों को खूबसूरत चूड़ियां पहनाने के चक्कर में अपनी आईसाइट को खत्म कर लेना कितना बड़ा सैक्रिफाइस है। यू कैन, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी से, वो कहती है कि हमने तो एक वक्त शेर भर खाना, शेर भर से मतलब यहाँ भरपेट से है, हमने एक टाइम भरपेट खाना भी नहीं खाया। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ड्रेन गायब हो जाना, एक ऐसी वॉइस में उसने कहा जिसमें से जॉय, एक खुशी गायब थी। बड़े ही उदास स्वर में उसने कहा, उदास आवाज में कहा कि हमने तो एक वक्त, एक टाइम भरपेट खाना भी नहीं खाया। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपने जीवन में उसने कभी एक टाइम का फुल मील, पूरा भोजन नहीं किया। दैट्स व्हाट, इसीलिए शी हैज रीप, बस यही उसने, रीप मीन्स पाना, उसने अपने जीवन में अब तक क्या पाया, ये पाया, इतना काम करते करते उसने अब तक ये पाया, ये गेन है उसका कि उसे एक टाइम भरपेट भोजन नहीं मिला, दो टाइम तो छोड़ दी। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, उसका पति एक बूढ़ा आदमी, विद अ फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी काफी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, से क्या कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं मालूम
और कुछ नहीं आता। ऑल आई हैव डन, मैंने अब तक जितना भी जो किया, इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, बस मैं केवल एक घर बना पाया जिसमें ये परिवार रहे। मतलब पूरी जिंदगी काम करते करते एक छोटा सा, उस घर की कंडीशन आप समझ सकते हैं कि कैसी होगी, वो कितना अंडर डेवलप्ड घर होगा। हियरिंग हिम, इस आदमी की बातें सुन करके, वन वंडर्स, किसी को भी अचंभा हो सकता है, इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर, कि भाई इसने वो अचीव कर लिया जो कि बहुत लोगों को जीवन भर नहीं मिल पाता। ऐसा लगा जब मैंने उसकी बात सुनी कि वो कहता है कि मैंने अपने जीवन में बस एक ही काम किया कि हाउस बना पाया, एक घर बना पाया अपने परिवार को रहने के लिए, उसका गुजारा करने के लिए, लिव इन, गुजारा करने के लिए। तो उसे सुन करके ऐसा लगता है हनीश जंग को मानो he has achieved what many have failed in their life, उसने तो बहुत बड़ी अचीवमेंट ले ली कि ये घर बना लिया। बहुत लोग तो इसी में फेल हो जाते हैं कि वो एक घर तक नहीं बना पाते। कहाँ? फिरोजाबाद में। कौन कौन? ये बैंगल सेलर। he has a roof over his head, उसके सर पर एक छत तो है, एक मकान तो है। the cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The cry of not having money, पैसे ना होने का जो क्राई है, रोना है, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने के अलावा, चूड़ियों का ये बिजनेस करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। नॉट इवन इनफ टू ईट, ना ही उनके पास पर्याप्त मात्रा में, इनफ अमाउंट में खाने के लिए है। इस तरह का शोर रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। द यंग मेन एको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो जवान लोग हैं, जवान आदमी हैं, एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, वो किस पर दुख प्रकट करते हैं? अपने एल्डर्स, उनके जो बूढ़े लोग हैं वो उनको दोष देते हैं, उनके लिए दुख प्रकट करते हैं। ठीक है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, थोड़ा सा समय के साथ बदला है। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि टाइम के साथ शायद थोड़ा सा बदला है इन फिरोजाबाद। अब यहाँ लिटिल है, लिटिल जब यूज किया जाता है किसी सेंटेंस में तो नेगेटिव क्वांटिटी के लिए होता है। अ लिटिल करेंगे मतलब थोड़ा सा, जितना भी है बस उतना, ठीक है ना। और द लिटिल, क्लियर, अ लिटिल थोड़ा सा, द लिटिल जितना है वो पूरा का पूरा। और केवल लिटिल जब यूज होगा, जैसे यहाँ पर ना आ है न दा है, केवल लिटिल है। लिटिल मीन्स नेगेटिव क्वांटिटी। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। ये है कि समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। इट सीम्स, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में कि समय के साथ कुछ। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, माइंड नंबिंग सो एक्सट्रीम, कई साल इस तरह से बिल्कुल माइंड नंबिंग, एकदम दिमाग को सुन्न कर देने वाले, हद से ज्यादा परेशान कर देने वाले, टॉयल, हार्ड वर्क, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। इन लोगों, ये जो बैंगल मेकर्स हैं, इन लोगों के लिए जो इनिशिएटिव थे, ये जो कुछ एक्स्ट्रा कर सकते थे, है ना, वो सपना इनका खत्म कर दिया। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और कुछ सपने देखने की जो एबिलिटी उनके अंदर थी, कुछ करने की, कुछ इनिशिएटिव लेने की उनके अंदर जो एबिलिटी थी, वो सब इस माइंड नंबिंग टॉयल ने, इस एक्सट्रीम हार्ड वर्क ने सब किल कर दी, सब खत्म कर दी। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, तुम लोग अपने आप को एक कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते? कोऑपरेटिव मतलब जहां पर कुछ लोग मिल करके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट भी खुद करते हैं, और उससे जब प्रॉफिट होता है तो उसको आपस में शेयर कर लेते हैं। वो अपने ओनर खुद होते हैं, अपने मालिक खुद होते हैं, ठीक है। उन्हें किसी दूसरे को उसमें से कुछ देना नहीं होता है। तो एक बहुत अच्छा सजेशन है इन बैंगल सेलर्स के लिए जो अनिल चंद देती है कि व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, तो अपने को एक कोऑपरेटिव में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर लेते? आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मेन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिलमैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। अनीश जंग कहती हैं कि मैंने एक ऐसे यंग मैन से पूछा, एक ऐसे यंग मैन से पूछा कि तुम अपने आप को ऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते? और उस आदमी से पूछा हु हैव फॉलन इनटू द विशियस, विशियस नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाले सर्कल। और किसका सर्कल? मिडिल मैन, बीच में जो मीडिएटर होता है, मध्यवर्ती आदमी होता है, दलाल जिसे जनरली हम कह देते हैं। इन दलालों के चक्कर में पड़ करके, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, जिसने, ट्रैप मीन्स फंसा देना, जिसने, जिसके चक्कर में पड़ के ये जाल में फंस गए, कौन? देयर फादर्स, उनके पिता, एंड फोर फादर्स, और उनके पिता के पिता यानी दादा के दादा के दादा, उनके जितने भी फोर फादर, पूर्वज हैं, वो सब इन मिडिल मैन, इन दलालों के चक्कर में, इन बिचौलियों के चक्कर में, एक ऐसे विशियस सर्कल, एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र में, एक साइकिल में फंस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके फोर फादर्स ने जो लोन लिया होता है,
ये जो पैसे उधार लिए होते हैं उसको रीपे करते करते इनकी जनरेशंस बीत जाती हैं, लेकिन कभी उसका रीपेमेंट नहीं हो पाता है। उस पर इंटरेस्ट इतना चलता है कि जितना ये रीपे करते हैं उससे ज्यादा इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो कहते हैं इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाएं, वी आर द वन हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। अगर हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर भी लेते हैं, ठीक है, अगर हम अपने आप को कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज कर भी लेते हैं, तो हम वो लोग हैं जिनको होल्ड अप मींस कैरी, उठा लिया जाएगा पुलिस के द्वारा, बीटन पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और जेल में डाल दिया जाएगा क्या करने के जुर्म में, किस चीज के इल्जाम में, डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ इलीगल कुछ अवैध करने के, ठीक है, कुछ गैर कानूनी करने के जुर्म में हमको अंदर कर दिया जाएगा। मतलब इनके अंदर कोऑपरेटिव के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होने का इतना डर है कि वो उसे इलीगल मानते हैं। उनके मन में ये है कि ये इलीगल वर्क देश, देयर इज नो लीडर अमंग देम, क्योंकि उनके बीच में कोई लीडर नहीं है, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, उनके साथ आज कोई ऐसा इंसान नहीं है जो चीजों को थोड़ा दूसरे तरीके से, दूसरे नजरिए से देखे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता उतने ही थके थे, उनके पूर्वज उतने ही थके थे जितने की वो हैं, इसीलिए उनके पूर्वज थक हार करके चल बसे और अब वो थक रहे हैं। दे टॉक एंडलेसली इन द स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इंजर। कितनी अच्छी लाइन, दे टॉक एंडलेसली, वो ऐसे बात करते हैं कि जो कभी खत्म नहीं होती, इन अ स्पाइरल, चलती जाती है, स्प्रिंग के फॉर्म में, छल्ले के फॉर्म में आगे को बढ़ती जाती है, दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, वो गरीबी से गुजरते हैं, टू अपैथी, और एकदम ऐसी सिचुएशन को को फॉलो करते हुए जहां सब लोग उन्हें बिल्कुल एकदम नेग्लेक्टेड वे में देखते हैं, सब लोग उनके लिए इंडिफरेंट हैं, टू ग्रीड एंड टू इंजस्टिस, टू ग्रीड लालच, एंड टू इंजस्टिस, और उनके साथ हुए अन्याय, बस इस सब से वो गुजर रहे हैं। अब ये लालची कौन है? ये लालची हैं बिचौलिए, मीडिएटर्स, मिडिलमैन। इनजस्टिस उनके साथ क्या हो रहा है? इनजस्टिस ये कि उनके फोर फादर्स पे करते रहे, रीपे करते रहे, जो आज तक कभी एंड अप नहीं हो पाया, खत्म नहीं हो पाया, कभी फुल्ली रीपे नहीं हो पाया, वो बस आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट उनको देना पड़ रहा है। लिसनिंग टू देम, इन लोगों की बातें सुनने पर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मैंने दो अलग अलग दुनिया देखी, डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, डिफरेंट, मैंने दो बिल्कुल एकदम डिफरेंट वर्ल्ड देखे। क्या? वन ऑफ द फैमिली, एक तो परिवार, कॉट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, जिस पर ये बोझ है, ठीक है, ये बोझ उनको किसने दिया है? स्टिग्मा, स्टिग्मा मीन्स ए मार्क ऑफ डिसग्रेस या स्टेन, एक धब्बा उनके ऊपर लगा हुआ है इस बात का कि उन्होंने ऐसी कास्ट में जन्म लिया है, विच दे आर बोर्न, जो कि जिस कास्ट में उन्होंने जन्म लिया है उसमें वो बैंगल मेकिंग के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, और ना ही कभी वो इस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से निकल सकते हैं, इस वेव ऑफ पॉवर्टी से बाहर निकल सकते हैं, ना कभी उनकी ये पैथेटिक कंडीशन इंप्रूव होगी, ना ही कभी इतनी बैड कंडीशन में वो रह रहे हैं वो कभी डेवलप हो पाएगी। द अदर, और जो दूसरा है, दूसरा वर्ल्ड, वो क्या? अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, द मिडिलमैन, पुलिसमैन, पॉलिटिशियन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पुलिस। एक तो परिवार उन्होंने देखा जो वेब ऑफ पॉवर्टी में फंसा हुआ है, एक ये दुनिया, उस परिवार की दुनिया, और दूसरा वो विशियस सर्कल, एक कॉन्टिन्यूअस सर्कल देखा उन्होंने, किसका? साहूकार्स का, मिडिलमैन का, पुलिसमैन का, कीपर्स ऑफ लॉ। कीपर्स ऑफ लॉ वो हैं जो कानून के रखवाले हैं, यानी हम इसमें कोर्ट्स वगैरह की, जजेस वगैरह और एडवोकेट्स वगैरह की बात कर सकते हैं। द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स वो लोग हैं जो ऑफिसर्स हैं, लाइक डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, दीज ऑल, एंड द पॉलिटिशियंस। और पॉलिटिशियंस कौन है? जो पॉलिसी मेकर्स। हमारी कंट्री में बस यही लोग तो रिस्पॉन्सिबल हैं, एक आम आदमी, एक कॉमन पर्सन, एक कॉमन पीपल की पैथेटिक कंडीशन के लिए। क्या? साहूकार, कुछ लोग साहूकार के चक्कर में फंसे हुए हैं, कुछ मिडिलमैन के चक्कर में फंसे हैं, कुछ पुलिस के चक्कर में परेशान होकर के कंगाल हुए जा रहे हैं, पुलिस परेशान कर रही है अननेसेसरी। द कीपर्स ऑफ लॉ, कुछ लोग कोर्ट के चक्कर में फंसे हुए हैं। द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो प्रॉपरली लॉज को एनफोर्स नहीं करते हैं, जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है
वो उसको सही तरीके से नहीं चलाते हैं। एंड द पॉलिटिशियन वो जो कभी भी प्रॉपर तरीके से पॉलिसी मेक नहीं करते हैं। इन सब के चक्कर में पिस्ता कौन है? इस तरह के बैंगल मेकर जिन्होंने आज तक कभी उनकी सोसाइटी के लिए सोचा ही नहीं, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं सोचा, उनकी लाइफ के बारे में नहीं सोचा, उनके डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा, उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बारे में नहीं सोचा। ठीक है, इन्होंने कभी इस सोसाइटी की तरफ देखा ही नहीं। दे आर कंप्लीटली नेग्लेक्टेड, इग्नोर्ड और वट एवर वी कैन से, जो भी हम कहना चाहें कह सकते। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और इन दोनों टाइप के लोगों ने क्या किया है? इम्पोज कर दिया है बैगेज मीन्स बर्डन। एक बर्डन किसके ऊपर? ऑन द चाइल्ड, बच्चों के ऊपर। जो बच्चा है उसके ऊपर एक ऐसा बोझ डाल दिया है दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो कभी उतार नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो थोड़ा जागरूक हो, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। वो इसको, अपनी इस कंडीशन को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता है जैसे कि कभी उसके पिता ने नेचुरली किया होता। उसे लगता है कि ये तो हमारे साथ नेचुरली होना ही है, मेरे पिता के साथ भी ऐसे ही हुआ, वो भी यही करते करते गुजर गए, और मुझे भी बस इस बैंगल मेकिंग के वर्क में अपनी जिंदगी गुजारनी है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। इन लोगों के लिए कुछ हट करके करना, कुछ अलग करने का मतलब डेयर करना है, एक साहस जिसके लिए बहुत ज्यादा करेज की जरूरत होती है, ऐसा काम। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और अगर इन लोगों की हम बात करें, इस बेंगल मेकर सोसाइटी की बात करें, तो इनके लिए डेयरिंग का मतलब, डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। इन बच्चों के ग्रोइंग अप में, उनके पलने बढ़ने में, उनके लालन पालन में डेयरिंग का कोई स्थान नहीं है, कोई प्लेस नहीं है। उनके जीवन का हिस्सा ही नहीं है डेयरिंग। वो कभी डेयरिंग ही नहीं कर पाते, ना अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने की डेयरिंग कर पाते हैं, न साहूकार का लोन रीपे करने की डेयरिंग कर पाते हैं, ना ही अपना घर बनाने की डेयरिंग कर पाते हैं, ना इस वर्क को लीव करके कोई दूसरा वर्क पकड़ने की डेयरिंग कर पाते हैं। वो मूव ऑन नहीं कर सकते, वो स्विच ओवर अनदर वर्क नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब अनीश जंग देखती है कि मुकेश की आंखों में थोड़ा सा डेयरिंग का भाव पैदा होता है, थोड़ा डेयरिंग की इमोशन वो देखती हैं, जब वो कहता है कि आई विल ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाऊंगा। कितना इम्पॉसिबल लगता है एक बैंगल मेकर के लिए, जो एक घर नहीं बना पा रहा है, वो कह रहा है कि मैं एक कार ड्राइव करूंगा। आई एम चीयर्ड। तो अनीश जंग बड़ी खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं चलो कोई तो है जिसने डेयरिंग की। आगे वो कहती हैं आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। किस बात पर वो खुश हो जाती हैं? मुकेश के ये कहने पर कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो बार बार दोहराता है इस बात को कि मैं तो मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही विल गो टू अ गैराज। वो कहता है कि मैं गैराज जाऊंगा एंड लर्न, और सीखूंगा कि मोटर को कैसे रिपेयर किया जाता। बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। बट दिक्कत यह है कि गैराज उसके घर से लॉन्ग वे, काफी दूरी पर है। आई विल वॉक। फिर वो कहता है, यहाँ फिर वो मैनेज करता है, आई विल वॉक, मैं पैदल चल लूंगा। ही इंसिस्ट, वो जोर देके कहता है कि मैं तो चल लूंगा पैदल। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? अब अनीश जंग यहाँ थोड़ा सा कमेंटिंग वे में कहती है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? तो अच्छा, अगर तुम्हारे अंदर इतनी डेयरिंग है कि तुम मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो, साथ में तुम्हारे घर से गैराज दूर है, तुम वहां तक चल भी लोगे, तो क्या तुम्हारा सपना प्लेन उड़ाने का भी है? क्या तुम इस बात के लिए भी सपना देखते हो कि तुम एक प्लेन उड़ाओगे? ही इज सडनली साइलेंट। ये सुनकर के मुकेश साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है। आगे कहता है, ही सेज नो, नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। स्टेयरिंग, घूरना, जमीन की तरफ घूरते हुए, जमीन की तरफ देखते हुए वो कहता है नहीं। अब यहाँ ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। वो नो कहता है, वो भी अनीस जंग की आंखों में देखते हुए नहीं, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन पर देखते हुए। क्यों? इसका मतलब यहाँ रिफ्यूजल है, यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है। वो इस बात को रिफ्यूज करता है एकदम कि नहीं, मेरा सपना नहीं है। वो एकदम गिव अप कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मेरे अंदर डेयरिंग तो है, पर इतनी भी डेयरिंग नहीं है कि मैं एक प्लेन उड़ा सकूं। इन हिज स्मॉल मर्मर, जब वो नो कहता है तो उसके इस छोटे से मर्मर, इस छोटी सी बड़बड़ाहट में देयर इज एन एम्बेरसमेंट, एक शर्मिंदगी है। वो जब नो कहता है तो शर्मिंदा होते हुए, गर्व से नो नहीं कहता, वो शर्मिंदा होते हुए नो कहता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी कंडीशन, मेरा लेवल क्या है। दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। और साथ में एम्बेरसमेंट के साथ तो कहता है, लेकिन दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, लेकिन वो पछताता नहीं है। क्यों? उसे पता है अपनी कंडीशन, उसे पता है अपना लेवल, वो पछताएगा क्यों? उसे पता है मैं वहां तक पहुंचूंगा ही नहीं,
कि मैं प्लेन उड़ा सकूं। ही इज कंटेंट, वो संतुष्ट है। कंटेंट मीन्स होता है सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड है टू ड्रीम ऑफ कार्स, कार के सपने देख। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, क्योंकि वो उनको देखता है, वो रोज देखता है हर्टलिंग स्पीडिंग कार्स को सड़क पर, स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, अपने टाउन की, अपने कस्बे की गलियों में दौड़ती हुई कार्स को वो देखता है, इसलिए वो उसके सपने देखता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। और अनीश जंग यहाँ कहती हैं कि शायद इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम एरोप्लेन्स गुजरते हैं, तो शायद मुकेश यहाँ इसी वजह से एरोप्लेन्स को नहीं देख पाता है। वो अपनी छोटी सी हट्स में रहता है, उसे एरोप्लेन्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कार्स को वो रोज स्पीडिंग करते हुए देखता है, तेजी से भागते हुए देखता है, तो उसके मन में एक मोटर मैकेनिक बनने का सपना ज्यादा है। डियर ऑल, इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीश जंग। बोथ द स्टोरीज, स्टोरी ऑफ साहिबे आलम द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, अ रैग पिकर, एंड मुकेश द बैंगल मेकर, दोनों की स्टोरी बहुत अच्छी थी। दोनों ही स्टोरीज में इनकी पैथेटिक कंडीशन को शो किया गया है, और अनीश जंग ने ये बताने की कोशिश की है कि इनकी कंडीशन हमारी कंडीशन से कितनी डिफरेंट, ये कितने अनलकी हैं, ये कितने लैक वाली जिंदगी जी रहे हैं। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।